नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स सब्जेक्ट जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए तीन प्रश्न के मॉडल आंसर देखेंगे। ठीक, तीन प्रश्नों को मैंने चयनित किया है, तो चलिए उन्हीं को देखते हैं। आप लोगों के लिए कुछ मॉडल आंसर, आप जो जिन प्रश्नों को आपको उत्तर सही से ना समझ में आ रहा हो, आप लोग हमें कमेंट करेंगे, तो हम उस प्रश्नों का भी उत्तर आपको बना के दे सकते हैं। ठीक, ताकि आपकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। पूरा विषय तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बहुत समय कम है और विषय बहुत लेंदी है। ठीक, आप लोगों ने पहले से तैयारी की होगी। मेरा उद्देश्य मत सिर्फ इतना है कि मॉडल आंसर कैसे हो। देखिए, एक चीज और आपको बता दूं, जब भी आप उत्तर लिखने चाहिए तो आपके जो प्रश्न आए उसे 4 या 5 खंडों में विभाजित कर लीजिए। अपनी मानसिकता पहले बना लीजिए। मॉडल पेपर जैसे ही प्रश्न आप देखें तो आप 4-5, 4 कम से कम, अधिक से अधिक 5, इतना मान चलिए कि आप 4 से 5 पॉइंट अपने प्रश्न को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से 5 पॉइंट में आप पूरे प्रश्न को डिवाइड कर देंगे। मैं बता रहा हूँ क्या। पहला पॉइंट तो आपका होगा भूमिका। भूमिका हर प्रश्न में लिखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 लाइन की बस। अगर कोई ऐसा शब्द है पूरे प्रश्न में जिसकी परिभाषा है, उससे भूमिका आप शुरू कर सकते हैं। परिभाषा लिख दीजिए बस। अगर कोई करंट अफेयर्स का चर्चित मुद्दा है, आपको पता है कि ये प्रश्न हाल ही में चर्चित है, जैसे आप पढ़ते हैं कि राज्यपाल की भूमिका, मैं पॉलिटिकल साइंस बताऊं तो किसी न किसी राज्य में विवाद बना हुआ ठीक, तमिलनाडु में विवाद था, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया कि सहमति राज्य सरकार और राज्यपाल में नहीं बन रही थी। पश्चिम बंगाल में से पहले था, जब तक चुनाव नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे ऐसे कई मुद्दे आते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट चर्चा में था, काकरोच जैसे शब्द को लेके सीजीआई चर्चित थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा भूमिका में क्या लिखूं, तो करंट अफेयर्स को जोड़ के लिख दीजिए। ठीक, इस तरह से भूमिका आपको शुरू हो गई। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत अच्छे से भूमिका को पूरे प्रश्न का सार तत्व बना के 3 लाइन में लिख दीजिए। ठीक, तो पहला क्या बात आपकी हो गई, भूमिका लिखनी है। दूसरा मेन फोकस होता है कि यहाँ पे आपको डायग्राम, मानचित्र या जो भी बनाना है यहाँ पे बनाएंगे। दूसरे वाले में इसको पॉइंट में भी लिखेंगे, इसको आप चाहे तो किसी चित्रात्मक रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। ठीक, या पॉइंट पॉइंट करके लिख दीजिए। मेन फोकस होता है कि आपके मूल विषय का। जैसे इस प्रश्न में देखिए, राज्य कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंतर्गत अधिकारों के मुख्य मुख्य सिद्धांत। ये जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है इसकी व्याख्या तो हम करेंगे, लेकिन इसको 4-5 जो सिद्धांत है इसको 4-5 पॉइंट में ऐसे करके लिख दीजिए। और कोशिश करिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक नॉर्मल ब्लैक पेन रखिए, एक नॉर्मल ब्लू पेन। ठीक, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं हेडिंग, जिसे आप मेन पॉइंट कर रहे हैं, तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। और अगर नहीं ब्लू पेन से लिखना चाह रहे हैं तो ब्लैक पेन से, लेकिन ब्लैक पेन से याद रखिए बहुत बड़ा नहीं। जैसे ये प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, इस मैटर को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, अंडरलाइन मत करिए। अब इसके आगे अब जब व्याख्या करेंगे तो ब्लू पेन का यूज करिए। तो सेकंड मैटर होता है आपके मेन, पहले भूमिका हुई, सेकंड फेज जो होता है, सेकंड मैटर, यही आपके प्रश्न का निचोड़ होता है। प्रश्न पूछ क्या रहा है उसी को आप पॉइंट में, डायग्राम में या जैसे भी आपको अच्छा लगे आप प्रेजेंट कर दीजिए। तीसरा पार्ट होता है व्याख्या करके समझाना। क्या समझाना है? प्रश्न के उन 4-5 पॉइंट को, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपको पॉइंट रट्टा मारे नहीं है कि आप रट्टा मार के चले, आपने उन चीजों को समझा भी है, आप समझा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ 1 नंबर देगा, पॉइंट पे आपको 1 नंबर देगा, तो यहाँ वो किसी न किसी हाल में 2 नंबर तो देगा ही, 3 नंबर भी दे देगा व्याख्या पे। तो याद रखिए कि व्याख्या बहुत बड़ी नहीं हो। एक पॉइंट है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, 2 से 3 लाइन की व्याख्या कर दीजिए। अगर बीच में प्रश्न को और एथेंटिक बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि काग दो को, जैसा विषय हो, कोई कोटेशन हो, कोई साइंटिफिक रूप से मतलब प्रमाणित तथ्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, किसी इतिहासकार का वक्तव्य हो, या जैसे जो जैसा सब्जेक्ट है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस लिख रहे हैं, थिंकर का कोई
लिख दीजिए कोई उस मैटर से संबंधित, ठीक। तो इससे प्रश्न का आपका क्या होता है, गठीला बन जाता है। अब बात आती है चौथा। चौथे में याद रखिए, प्रश्न में पूछे या न पूछे, आपको एक सामान्य सा निष्कर्ष लिखो, सुझाव लिखना है। 2 से 3 लाइन, बहुत ज़्यादा 4 लाइन। अगर आप 2 से 3 लाइन में भी आप पूरी बात को, पूरा वाक्य मत लिखिए, शुरुआत करिए, बीच में कामा लगाते हुए 3-4 बातें आप लिख दीजिए और फिर वाक्य को पूरा कर दीजिए। तो सुझाव लिख देना है और सकारात्मक सुझाव देना है, याद रखिएगा। सुझाव हमेशा सकारात्मक रखिए, कम से कम 100% में 80% सुझाव जो होता है सकारात्मक होना ही चाहिए अगर प्रश्न में है, ठीक। करंट अफेयर्स का है तो वहाँ से अपना मंतव्य जरूर दीजिए, इसमें सुझाव, ठीक, अपनी राय में, अपने अभिमत में। और लास्ट में होता है निष्कर्ष। लास्ट में निष्कर्ष 3 से 4 लाइन का जरूर लिखिए, ठीक। और निष्कर्ष जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है गठीला, वैसे ही निष्कर्ष गठीला होगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 10 नंबर का है तो 6 नंबर या 5 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर 12 नंबर का प्रश्न है तो 6 नंबर से 7 नंबर कहीं नहीं गया है। बस गलती मत करिएगा, हिंदी भाषा वालों को के लिए है कि शब्दावली की गलती न हो, ठीक। शब्दावली जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए एक चीज, मात्रा की गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको मात्रात्मक गलती से बचना, ये चीजें पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज्यादा सही है, ठीक। सिरोरेखा जरूर बनानी है और मुख्य मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक। ताकि एग्जामिनर का ना जो नज़र होती है वो मेन जो होता है, मेन पॉइंट उस पे पड़े। जैसे आप जाते हैं कहीं पार्टी में, आप पहले खोजते हैं वह चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा होता है खाने में। आप जिस चीज़ को खाना बहुत पसंद करते हैं, आप उस पार्टी में सबसे पहले वही खाना खोजते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, मान लीजिए आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आप आइसक्रीम खोजते हैं, एक बार नहीं खाते, 2-3 बार खाते हैं, सबकी आदत होती है। कोई बिरला नहीं है, बहुत बड़ा सिद्धांतवादी है, हर चीज थोड़ा थोड़ा चखता है, बिरले मिलते हैं उदाहरण। बाकी हर व्यक्ति के, आपको पनीर खाना पसंद है तो आप पनीर खोजेंगे, ठीक। तो उसी तरह एग्जामिनर की नज़र भी प्रश्न पढ़ती है और प्रश्न में उसके दिमाग में एक ढांचा बनता है कि मुझे इस प्रश्न के उत्तर में क्या चाहिए। अगर आप उसी के अनुरूप आ गए, 70% उसी के अनुरूप आ गए, तो 70% 60% आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंतर्गत अधिकारों, ठीक, मेन बात है। पहली बात तो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के अंदर अधिकारों के मुख्य मुख्य सिद्धांत, ठीक। अब यहाँ पे आप शुरू करने के लिए कई तरीके हैं। देखिए, सबसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, इसी की परिभाषा लिख के शुरू कर दीजिए। दूसरा बात नहीं समझ में आया तो इसको जोड़ के अधिकार की अवधारणा को लिख दीजिए, भूमिका सही हो जाएगी, ठीक। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे शुरू में देखिए, कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था, देखिए यहाँ कानून गलत हो गया, नीचे से होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, या आप व्यक्ति भी लिख सकते हैं, नागरिक के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास को सुनिश्चित करता है। इस व्यवस्था में राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, समान अवसर, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की स्थापना के लिए कार्य करता है। इसलिए कल्याणकारी राज्य में अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का विशेष महत्व है, ठीक। ये 4 लाइन का आपकी भूमिका है, ठीक। तो इस तरह से आप भूमिका लिख सकते हैं। अब मुख्य देखिए, इस प्रश्न में हेडिंग है, फिर व्याख्या है, आप इस तरह पे लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तो पहले ये 4-5 हेडिंग एक जगह लिख दीजिए, डायग्राम बना के, ठीक। जैसे आप एक कॉलम बनाइए, मुख्य सिद्धांत लिखिए, ठीक, और 4-5 का ऐसे डिनोट कर दिए, ज़्यादा बड़े में नहीं, छोटे में। अब उसके बाद व्याख्या करिए एक एक करके, ठीक। तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, नेचुरल राइट थ्योरम क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। राज्य का कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन्हें प्रदान करना।
इनके अधिकारों की रक्षा करना और प्रदान करना में अंतर है, समझ लीजिए। रक्षा करना है, इन्हें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त है, ठीक। राज्य इन्हें प्रदान और नहीं करेगा। वैधानिक अधिकार क्या होते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का वास्तविक स्वरूप कानून द्वारा निर्धारित होता है। वैधानिक अधिकार में कानून मुख्य होता है, विधि मुख्य होती है कि सरकार, न्यायपालिका किस तरह के विधान बना के लोगों के लिए कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। राज्य कानून बनाकर नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, उन्हें संरक्षण की व्यवस्था भी करता है, ठीक। आगे देखते हैं ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। समय के साथ समाज की आवश्यकताएं और अधिकार विकसित होते रहते हैं। आप खुद सोचिए, हड़प्पा कालीन लोगों का समाज कैसा था, उनके अधिकार कैसे थे? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल। 1950 से जब से आपका देश स्वतंत्र हुआ और यहाँ पे संविधान का शासन लागू हुआ। 1950 से पहले आप बताइए, जब ब्रिटिश सरकार का वो था शासन, तो वो अपने अनुसार समय समय पे विधियों में परिवर्तन करके शासन करते रहे। लेकिन 1950 के बाद जब एक संविधान लागू हो गया, विधि का शासन लागू हो गया, तो क्या उसमें खास परिवर्तन आया? नहीं। कुछ चीजें जोड़ी गई, कम नहीं की गई। उसमें कुछ चीजें समय के साथ जोड़ी गई लेकिन कम नहीं की गई, ठीक। सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। राज्य क्या करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, निर्धनता उन्मूलन के उत्थान के लिए योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां संचालित करता है, ठीक। आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को महत्व प्रदान किया जाता है। राज्य का कर्तव्य है कि ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा माहौल बनाए या ऐसा समाज निर्माण करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके, ठीक। सामाजिक न्याय और समानता का सिद्धांत। कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, समान न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। कमजोर और वंचितों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक। विशेष संरक्षण के लिए ही तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों में आपको रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया है, ठीक। इसकी उपयोगिता देखते हैं। अब इसको पॉइंट में आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। समाज में समानता, न्याय और मानव गरिमा को बढ़ावा मिलता है। कमजोर वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होता है। लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। राज्य नागरिकों का राज्य के प्रति विश्वास बढ़ता है, ठीक। सामाजिक असमानता और शोषण में कमी आती है। जो समाज में असमानता है उसमें कमी आती है तथा सतत एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जिसे आप संधारणीय या इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक। अब बात आती है निष्कर्ष की, ठीक। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना नागरिकों के सर्वांगीण विकास पर आधारित है, अर्थात सभी क्षेत्रों में विकास। अधिकार के विभिन्न सिद्धांत यह स्पष्ट कहते हैं कि राज्य केवल शासन करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि नागरिकों के कल्याण, सामाजिक न्याय, समान अवसरों का संरक्षक भी है, ठीक। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हीं कल्याणकारी राज्य की भावना को साकार करते हैं। ये देखिए, ये बातें आपके उत्तर को प्रमाणित कर रही है, ठीक। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कल्याणकारी और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो कल्याणकारी राज्य की भावना को साकार करते हैं। ये अतः इन अधिकारों ने इन सिद्धांतों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं न्यायपूर्ण, समतामूलक एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक सुझाव भी हो गया लास्ट में। तो इस तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। करंट याद रखिएगा, हमेशा अपने उत्तर को करंट से जोड़ के लिखिए। जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा वो 1 साल की विगत घटनाओं से आधारित प्रश्न होते हैं। आप बस करते क्या है कि आप उन घटनाओं को कभी लिख के नहीं रखते, इसलिए भूल जाते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विमर्श, ठीक। वार्तालाप, विमर्श, वाद विवाद, ठीक।
लोकतंत्र की नींव की कुंजी है, व्याख्या करिए। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित व्यवस्था नहीं है, ठीक। यह विचारों के आदान प्रदान, नागरिक सहभागिता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर आधारित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक, मीडिया, विपक्ष, अन्य संस्थाएं बिना किसी भय के, दबाव के, भेदभाव के अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष विमर्श, फ्री एंड फेयर डिलिब्रेशन को लोकतंत्र की नींव की कुंजी कहा जाता है। अब बताइए, वर्तमान में हमारे यहाँ बहुत चर्चा में एक चीज क्या है, खास करके बताएं तो मीडिया को लेके, कि मीडिया किसी न किसी दबाव में काम कर रही है, स्वतंत्र रूप से मीडिया काम नहीं कर रही है। तो चर्चा का विषय, अब इसको भूमिका लिखने के बाद चर्चा में क्यों लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संदर्भ में देखे, या आप प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट को लेके दिखा दीजिए, ठीक, मीडिया की स्वतंत्रता को। साथ ही साथ वैश्विक लोकतंत्र का एक सूचकांक आता है, उसको आप करंट अफेयर से जोड़ के लिख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र का स्थान कहाँ है, किस नंबर पे, और विश्व में पहले स्थान पे कौन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसको आप करंट अफेयर से जोड़ के एक लाइन दो लाइन लिख सकते हैं, उत्तर अच्छा माना जाएगा, ठीक। अब बात आते हैं प्रश्न के मुख्य बात पे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विमर्श का अर्थ क्या है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विमर्श का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को, ठीक, संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, वह बिना किसी अनुचित दबाव के, भय के, पक्षपात के अपने विचार प्रस्तुत कर सके। आज हमारे देश में एक समस्या आप लोग देखते होंगे कि ज्यादा बोलेंगे आप तो देशद्रोही साबित हो जाएंगे। तो साथ ही सभी विचारों को समान अवसर और सम्मान मिले, ठीक। अब मेन बात आती है कि लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता क्यों है, तो जन भागीदारी को बढ़ावा देना। जब नागरिक खुलकर अपने विचार रखते हैं तब शासन अधिक उत्तरदायी और जनहितकारी बनता है। उत्तरदायी सरकार का निर्माण, स्वतंत्र विमर्श सरकार की नीतियों की समीक्षा करता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देता है। नीति निर्माण में, ये नीति होगा नीति नहीं, नीति निर्माण में सुधार, विभिन्न वर्गों के विचारों के समावेश से नीतियां अधिक व्यवहारिक, समावेशी और प्रभावी बनती हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होती है। निष्पक्ष विमर्श समाज के कमजोर वंचित वर्गों की आवाज को एक मंच प्रदान करता है। सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता, विचारों के शांतिपूर्ण आदान प्रदान से मतभेद संवाद माध्यम से सुलझते हैं, तथा आपसी जो मतभेद होते हैं वह सुलझ जाते हैं, उनका समाधान होता है। सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है, ठीक। लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलती है। लोकतंत्र की संस्थाएं कौन है, न्यायपालिका, मीडिया, संसद, जागरूक नागरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब होता है उपयोगिता क्या है इसकी, या महत्व। यह क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान की रक्षा करता है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता को विकसित करता है। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण करता है। मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त होती है। सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, ठीक। राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक संस्कृति को और महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, लोकतांत्रिक संस्कृति को और मजबूती दी जाती है। चुनौतियां क्या हैं आज के समय में, देखिए लोकतंत्र के संबंध क्या चुनौतियां, फेक न्यूज और दुष्प्रचार, घृणास्पद हेट स्पीच या घृणा भाषण, घृणा के रूप में गलत बयानबाजी जो चल रही है, ठीक। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी, मीडिया पर पक्षपात का मतलब आरोप लगता आ रहा है। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से सांसदों, विधायकों को खरीदा बेचा जा रहा है। ये सभी वर्तमान की मुख्य चुनौतियां हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। इन चुनौतियों से निपटने का क्या कारण हो सकता है, क्या उपाय है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए तथ्य आधारित संवाद, मतलब प्रमाणित जो तथ्य होते हैं उनके आधार पे आपस में
संवाद करना, मीडिया की निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों का पालन, नागरिकों को जागरूक होना आवश्यक कदम होगा। ठीक, निष्कर्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विमर्श लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विमर्श लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक, यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उत्तरदायी शासन, जन भागीदारी, सामाजिक न्याय का आधार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो लोकतांत्रिक विमर्श की आधारशिला है। अतः स्वस्थ, तथ्यपरक और सम्मानजनक संवाद ये लोकतंत्र को सशक्त, समावेशी और अस्थायी बनाता है। अब बताइए, ऐसी आप निष्कर्ष लिखेंगे या भूमिका, तो उत्तर में काहे नंबर नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में एग्जामिनर नंबर दे के जाएगा। ठीक, तो आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करिए, रोज 1-2 प्रैक्टिस जरूर करिए प्रश्नों को गठीला लिखने का, और उसकी हैबिट बना लीजिए, कितने फॉर्मेट में प्रश्न को लिखना है, क्या क्या मुख्य बातें हैं। जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़िए तो अंडरलाइन कर दीजिए मूल बिंदु जो होते हैं प्रश्न के। ठीक, उसको मूल बिंदु को ही आपको उत्तर में व्याख्या करनी होती है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, सहभागिता के बिना विमर्श लोकतंत्र का महत्व नहीं है। ठीक, जब सहभागिता नहीं होगी तो विमर्श लोकतंत्र की कोई महत्व नहीं है, और विमर्श के बिना सहभागी लोकतंत्र विश्वसनीय नहीं है। अगर विमर्श न हो आपसी तो सहभागी पूर्ण लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। टिप्पणी करिए। ठीक, टिप्पणी मतलब होता है उस विषय के बारे में जानकारी देना। ठीक, लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी, स्वतंत्र विचार विमर्श, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व पर आधारित शासन प्रणाली है। क्या है? लोकतंत्र केवल चुनाव ही नहीं है कि 5 साल में एक आप मतदान करके चले आए फिर भूल गए। लोकतंत्र का मतलब होता है सक्रिय भागीदारी, स्वतंत्र विचार विमर्श, ठीक, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व पर आधारित शासन प्रणाली है, जिसमें सहभागिता, विचार विमर्श लोकतंत्र के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सहभागिता के बिना विमर्श सीमित और एकांकी हो जाता है, जबकि विमर्श के बिना सहभागिता अविवेकपूर्ण और अविश्वसनीय हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, सहभागी लोकतंत्र और विचारात्मक लोकतंत्र। ठीक, सहभागी में क्या होता है? पार्टिसिपेटरी में इसमें केवल नागरिक जो होते हैं मतदाता नहीं होते, बल्कि नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, निगरानी, मूल्यांकन में सक्रिय भाग लेते हैं। ग्राम सभा, जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट जो होता है, ठीक, लोक परामर्श, नगर निकाय आदि इसके तहत कार्य करते हैं। ठीक, यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाता है। सहभागीपूर्ण लोकतंत्र विमर्शात्मक में होता है कि इसका आधार तर्क, संवाद, विचारों का आदान प्रदान और सहमति का निर्माण है। इसमें सभी पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है। निर्णय तथ्यों, तर्कों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रख के लिया जाता है। ठीक, अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे क्यों हैं? सहभागिता के बिना विमर्श क्यों महत्वहीन है, और विमर्श के बिना सहभागी लोकतंत्र क्यों विश्वसनीय नहीं है? तो देखिए, सीमित लोगों के बीच होने वाला विमर्श जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अर्थात आप एक चीज ध्यान रखिए, करंट अफेयर से होता है, जब चुनाव होता है तो एक आता है आंकड़ा मीडिया द्वारा, एग्जिट पोल, आप लोग जरूर सुनते हैं। पूरे देश की जनसंख्या देखेंगे कितने करोड़ों अरबों में है, इनका एग्जिट पोल आता है 1,000, 5,000 या 10,000 के लोगों के आंकड़ों पे। अब किसी क्षेत्र में अगर 10,000 लोगों से ये पूछा जाए कि आप बताइए कि कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सा सांसद विधायक जीत रहा है, तो वह अपनी रुचि का तो बता देंगे। लेकिन क्या उस विधानसभा, लोकसभा या उस देश में सिर्फ 10,000 के आधार पे पूरे देश का आंकड़ा निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। सीमित लोगों का प्रतिनिधित्व होगा तो पूरा जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं माना जाएगा। ठीक, यह समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पे खड़े वर्गों की आवाज अनसुनी करती है। सहभागिता अगर नहीं होगी तो वह महत्वहीन है। अर्थात समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पे खड़े लोगों को भी उनकी भी आवाज को सुना जाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
नीतियों में जन स्वीकृति एवं वैधता कम हो जाती है। जब सहभागिता नहीं होगी तो नीति निर्माण में जन स्वीकृति के साथ जन मान्यताओं से लोगों द्वारा अधिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, उसमें वैधता की कमी होती है। जैसे आप किसान बिल जब 3 आया था, पंजाब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या था, 3 कानून संसद में बनाए गए कृषि से संबंधित, लेकिन किसानों से संपर्क नहीं किया गया। उस मंत्रालय के सचिव जो अन्य अधिकारी होते हैं एक बिल बना दिए और उस विभाग के मंत्री ने उस बिल प्रस्तुत किया, लोकसभा राज्यसभा में पारित कराया गया और बाद में पता चला कि किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अर्थात अंततोगत तो सरकार ने वापस लिया। तो उसका कारण था कि जो नीति निर्माण बनाई गई कृषि से संबंधित तीनों, उसमें लोगों की भागीदारी या वैधता नहीं थी। ठीक, लोकतंत्र केवल अभिजात वर्ग तक सीमित होने का खतरा रहता है, अर्थात यह उच्च वर्ग तक ही ज्यादातर कार्य करता है। इससे विमर्श से जनहित की वास्तविक समस्याएं बाहर रह सकती हैं। ठीक, विमर्श के बिना सहभागी लोकतंत्र विश्वसनीय नहीं है। दूसरे पॉइंट देखिए तो बिना तथ्य तर्क के भावनात्मक या लोकप्रिय निर्णय नहीं हो सकते। भीड़ तंत्र मोबोक्रेसी होता है, मोबोक्रेसी जो, ठीक, गलत सूचना का प्रभाव बढ़ सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और भिन्न मतों की उपेक्षा होती है। अगर विमर्श न हो तो, आपसी विचार विमर्श न हो तो क्या होगा, भीड़ तंत्र और गलत सूचना का प्रभाव बढ़ जाएगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विभिन्न मतों की उपेक्षा होगी। नीति निर्माण में गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रभाव कमजोर हो जाएगा। ठीक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अस्थिर और अविश्वसनीय बन सकती है, अर्थात लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लोगों में एक अस्थिर और अविश्वसनीय विचारधारा उत्पन्न हो सकती है। ठीक, भारतीय लोकतंत्र के उदाहरण के संदर्भ में देखिए तो ग्राम सभा, पंचायती राज, स्थानीय स्तर पर सहभागिता को और विमर्श को दोनों को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल साइंस की अवधारणा हम लिख रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के मूल मतलब शब्दों पे ही रहिएगा। संसदीय बहस, विभिन्न विचारों पर खुलकर विचार विमर्श होता है ताकि जनहित में कानून बनाया जा सके, अर्थात पक्ष और विपक्ष दोनों वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। संसदीय समितियां होती हैं, उनका अध्ययन करती हैं, विचार विमर्श करती हैं, सुझाव के साथ नीतियों को बेहतर बनाती हैं। ठीक, जन सुनवाई और लोक परामर्श जनता की भागीदारी से नीतियों एवं पारदर्शिता को और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। ठीक, अब महत्व क्या, उपयोगिता क्या है इसकी, तो लोकतंत्र अधिक समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी बनता है। नागरिकों का शासन में विश्वास बढ़ता है, वैधता को बढ़ावा मिलता है। नीतियां अधिक व्यवहारिक, न्याय संगत और प्रभावी बनती हैं। सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों को बल मिलता है। भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं। राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, ये तो आपके मुख्य पॉइंट 7 हैं। आप 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तो यह लोग ऐसे लिख दीजिए कि यह अधिक समावेशी, लोकतंत्र के लिए यह समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी नहीं है। यह जनता के विश्वास और वैधता को बढ़ाती नहीं है। ठीक, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण नहीं लगाती, अर्थात बढ़ावा मिलता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं अगर लागू हो गया, अर्थात राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। यह क्रिया अगर अपनाई गई। ठीक, अब निष्कर्ष में सहभागिता लोकतंत्र को व्यापक बनाती है, जबकि विमर्श गुणवत्तापूर्ण, तर्कसंगत और विश्वसनीय बनाता है। दोनों का समन्वय ही सशक्त, उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र की कुंजी है। भारतीय संविधान की भावना भी सक्रिय नागरिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार विमर्श को महत्व प्रदान करती है, तथा स्वस्थ एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सहभागिता और विमर्श दोनों अनिवार्य शर्त हैं। ठीक, इस तरह से आप लोगों को 3 प्रश्न सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के कराए गए। आप लोगों को अगर किसी भी विषय का जो जीएस के संदर्भ में आते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ठीक, पॉलिटिकल साइंस हुआ, संविधान का कुछ, तो उस पर हम मॉडल आंसर बना के आपको दे सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए था अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। जय हिंद साथियों।